हेलो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता चैप्टर 4 जो दुष्प्रेरण आपराधिक षड्यंत्र प्रयास के बारे में बात करता है के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम आईपीसी के चैप्टर 5 के सेक्शन 107 से 120 के अंतर्गत पढ़ते थे। आप बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 45 टू 62 के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज हम पहले पार्ट में दुष्प्रेरण और उसके प्रयास के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दुष्प्रेरण का अर्थ। दुष्प्रेरण का शाब्दिक अर्थ किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए, और यदि वह व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसे वह कार्य करने से रोकने के लिए उकसाना या प्रेरित करना होता है। सामान्यतः किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उकसाना कोई अपराध नहीं माना जाता, किंतु जब ऐसे किसी दुष्प्रेरण से कोई गैर कानूनी तत्व आ जाता है तो ऐसा दुष्प्रेरण एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। यह उन लोगों पर आपराधिक दायित्व बढ़ाता है जो अप्रत्यक्ष रूप से अपराध करने में योगदान करते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि न केवल मुख्य अपराधी बल्कि अपराध में सहायता करने या उसे प्रोत्साहित करने वाले लोगों को भी जवाबदेह ठहराया जाता है। यह व्यक्ति को आपराधिक गतिविधियों में द्वितीय भूमिका निभाकर न्याय से बचने से रोकता है। तो वह व्यक्ति जो किसी अपराध को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को उकसाता है उसे दुष्प्रेरक कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें दुष्प्रेरित की, तो जो व्यक्ति दुष्प्रेरक के बातों में आकर कोई भी अपराध को कर देता है तो उसे हम दुष्प्रेरित व्यक्ति कहते हैं। भारतीय न्याय संहिता में दुष्प्रेरण के 3 तरीके बताए गए हैं। पहला तरीका उकसाकर, दूसरा षड्यंत्र द्वारा, तीसरा सहायता करके। चलिए अब हम इन तीनों को विस्तार पूर्वक आगे बढ़ते हैं। तरीका है उकसाने द्वारा दुष्प्रेरण। उकसाने का मतलब मूल रूप से किसी व्यक्ति को कुछ करने या ना करने के लिए सुझाव देना, प्रोत्साहित करना या उकसाना होता है। उकसाने की प्रक्रिया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, लिखित या मौखिक रूप से, शब्दों के माध्यम से या फिर इशारों और संकेतों के माध्यम से भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर एक अदालत पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी वारंट के तहत राज को गिरफ्तार करने का निर्देश देती है। ब्रजेश उस पुलिस ऑफिसर को बताता है कि चंदन ही राज है, जबकि वह जानता है कि वह राज नहीं है। इस गलत सुझाव के तहत जो पुलिस ऑफिसर है वो राज की जगह चंदन को गिरफ्तार कर लेता है। इस मामले में ब्रजेश चंदन को गलत तरीके से गिरफ्तार कराने में पुलिस ऑफिसर को उकसाने का दोषी माना जाएगा। दूसरा है षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण। षड्यंत्र का मतलब मूल रूप से 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किसी गैर कानूनी कार्य को करने के लिए किया गया ऐसा समझौता जिसका उद्देश्य किसी अपराध को करने के लिए सहमत होना होता है। इसको अगर उदाहरण के तौर पर दहेज हत्या के मामले में पीड़िता के ससुराल वाले अक्सर साजिश के तहत उकसाने के दोषी होते हैं। वे लगातार पीड़िता को ताना मारते, प्रताड़ित करते या उकसाते हुए ऐसा कर सकते हैं, यहाँ तक कि साजिश के तहत उकसाने के कारण आत्महत्या भी हो सकती है। तीसरा है सहायता द्वारा दुष्प्रेरण। जब कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अपराधी को अपराध करने में मदद करता है या उस अपराध को करने में से सुविधा प्रदान करता है या उसे किसी प्रकार की मदद इस प्रकार करता है कि वह अपराध हो जाए, तो वह सहायता द्वारा दुष्प्रेरण करता है।
उदाहरण के लिए किसी कथित अपराधी को केवल भोजन या कपड़े देना दंडनीय नहीं हो सकता, लेकिन उसे पुलिस से छिपने या अपराध करने में मदद करने के लिए भोजन, कपड़े या आश्रय देना दंडनीय। सेक्शन 45 किसी बात का दुष्प्रेरण, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 107 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर एक डेफिनेशन नीचे है, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। किसी भी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता हुआ कहा जाएगा जो पहला किसी व्यक्ति को अवैध कार्य करने के लिए उकसाता है, दूसरा किसी अन्य व्यक्ति के साथ षड्यंत्र में शामिल होता है और उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई कार्य करता है जिसका उद्देश्य गैर कानूनी है, तीसरा किसी ऐसे कार्य या ऐसे कार्य का लोप करके जो अवैध है किसी की सहायता करता है। यहाँ पे दो स्पष्टीकरण बताए गए हैं। पहले स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि जानबूझकर गलत नियत से किसी तथ्य को छुपाता है जिसे प्रकट करने के लिए वह विधि द्वारा आबद्ध है, या स्वेच्छा भी किसी बात को करता है या किसी बात को छुपाता है या ऐसा कुछ प्रयास करता है, तो वह दुष्प्रेरण करता है कहा जाएगा। दूसरे स्पष्टीकरण में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अवैध कार्य को सफल बनाने के लिए कोई कार्य उस कार्य के करने से अगर पूर्व में करता है या उसी समय करता है तो वह उस कार्य में सहायता करता है कहा जाए। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। सपोज आप एक ऑफिसर हैं, ठीक है, आपको न्यायालय ने एक वारंट दिया कि आप जाके डी नाम का एक व्यक्ति है उसको जाके आप अरेस्ट कर लो, ठीक है। आप गए, आप वहां गए, आपको नहीं पता डी कौन है, आप डी को पहचानते भी नहीं है, लेकिन वहां पे आपको एक बी नाम का व्यक्ति मिलता है। आप उससे पूछते हो कि भाई डी कौन है यहाँ पे, तो वहां एक व्यक्ति रहता है सी नाम का, उसकी तरफ इशारा करके बताता है कि यही डी है, जबकि वो जानता है कि वो डी नहीं है, वो कौन है, सी है, लेकिन वो जानबूझकर सी को अरेस्ट करने के इरादे से ऑफिसर को क्या करता है, गलत इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और सी को अरेस्ट करा देता है। तो यहाँ पर जो बी है वो सी को पकड़वाने के दुष्प्रेरण करता हुआ कहा जाएगा। सेक्शन 46 दुष्प्रेरक, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 108 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर एक डेफिनेशन नीचे है, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। यह धारा बात करती है कि दुष्प्रेरक कौन होगा। तो दुष्प्रेरक वह व्यक्ति होता है जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, या वह व्यक्ति जो अपराध को करने का या ऐसे कार्य को करने का जो अपराध होता यदि वह उसी आशय या ज्ञान से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है, भले ही वह अपराध का कार्य विधि द्वारा समर्थ व्यक्तियों द्वारा किया जाता या नहीं किया जाता। यहाँ पे 5 स्पष्टीकरण बताए हैं, हम एक एक स्पष्टीकरण को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। स्पष्टीकरण 1 बात करता है किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध ना हो। उदाहरण के तौर पर यदि ए नाम का व्यक्ति कोई कार्य करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है, मतलब उसे वो कार्य करना है, लेकिन वह उस कार्य को सी व्यक्ति के कहने पर नहीं करता है, तो ऐसा लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आएगा, भले ही जो सी द्वारा वह कार्य किया जाए या ना किया जाए। स्पष्टीकरण 2 बात करता है कि दुष्प्रेरण का अपराध पूरा होने के लिए अपराध का पूरा होना जरूरी नहीं है, अपराध हो या ना हो उसका उकसाना ही अपराध माना जाएगा। जैसे हमने ऊपर वाले स्पष्टीकरण उदाहरण में देखा कि ए नाम का व्यक्ति जो वो सी को किसी कार्य का लोप करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, लेकिन अगर सी द्वारा वह कार्य नहीं भी किया जाता है, ठीक है, तब भी यहाँ पर
ए नाम का जो व्यक्ति है वह उकसाने का दोषी माना जाएगा। स्पष्टीकरण 3 बात करता है, यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित व्यक्ति अपराध करने के लिए विधि द्वारा समर्थ हो या उसका वही दूषित आशय या ज्ञान हो जो दुष्प्रेरक का है। यहाँ उस उदाहरण के द्वारा समझते हैं का दूषित आशय से एक शिशु को वह कार्य करने के लिए उकसाता है जो अपराध होगा, लेकिन वह कार्य शिशु द्वारा नहीं किया गया। अर्थात यहाँ शिशु विधि द्वारा कार्य करने के लिए समर्थ नहीं है, ना ही कोई आपराधिक आशय या ज्ञान रखता है, फिर भी यहाँ का अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है, चाहे वह कार्य किया जाए या ना किया जाए। स्पष्टीकरण 4 बात करता है, अपराध का दुष्प्रेरण अपराध होने के कारण ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उकसाता है तो वह व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है, तो ऐसे दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी अपराध है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि 4 लोग हैं, का, खा, गा और या की हत्या की प्लानिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग कौन कर रहा है? का नाम का एक व्यक्ति है, वो कर रहा है, लेकिन वो खुद जाके या की हत्या नहीं कर रहा। ठीक है, वो क्या कर रहा है, उसने खा नाम का जो व्यक्ति है उसको उकसाया कि जाओ जाके या की हत्या कर दो, लेकिन खा भी बहुत चालू था, उसने भी खुद बोला कि नहीं मैं क्यों करूं। उसने का नाम का एक व्यक्ति मिला, उसको जाके उकसाया कि तुम जाके या की हत्या कर दो। ठीक है, तो जो का नाम का व्यक्ति है वो खा के उकसाने में आकर जाके या की क्या कर देता है, हत्या कर देता। तो यहाँ पर जो का और खा है वह उकसाने का दुष्प्रेरण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों को, तो खा अपने अपराध के लिए हत्या के दंड से दंडनीय होगा और का ने उस अपराध को करने के लिए खा को उकसाया, इसलिए का भी उसी दंड से दंडनीय होगा, अर्थात हत्या के दंड से। नेक्स्ट स्पष्टीकरण बात करता है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण का अपराध करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरक उस अपराध को करने वाले व्यक्ति के साथ मिलकर उस अपराध की योजना बनाए। यह पर्याप्त है, बल्कि यह पर्याप्त है कि उस षड्यंत्र में सम्मिलित हो जिसके अनुसरण में वह अपराध किया गया हो। इसे हम एक स्पष्टीकरण के द्वारा समझते हैं। या नाम का एक व्यक्ति है जिसे मारने के लिए का और खा मिलकर एक योजना बनाते हैं और जो का रहता है वह विष देने के लिए यहाँ पे सहमत हो जाता है। खा नाम का जो व्यक्ति है वो गा नाम के व्यक्ति के पास जाता है और उसे पूरी योजना को क्या करता है, समझाता है और ये बताता है कि एक थर्ड व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, वो क्या करेगा, जाके या को विष देगा, लेकिन वो यहाँ उस थर्ड व्यक्ति का नाम नहीं बताता है। ठीक है, जो गा रहता है वह बताई गई योजना के अनुसार विष दे देता है। उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, का विष दे देता है और परिणाम स्वरूप या की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर यद्यपि का और गा ने मिलकर षड्यंत्र नहीं किया, का और गा एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो भी गा उस षड्यंत्र में सम्मिलित रहा है जिसके अनुसरण में या की हत्या की गई है। इसलिए गा ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और हत्या के लिए दंड से दंडनीय है माना जाएगा। सेक्शन 47 भारत से बाहर के अपराधों का भारत में दुष्प्रेरण, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 108 ए के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे है, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भारत में रहकर, मतलब वह व्यक्ति भारत में रह रहा है और वह विदेश में किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाता है और उस उकसावे में आकर वह व्यक्ति जो विदेश में रह रहा है वह विदेश में उस अपराध को अंजाम दे देता है, तब भारत में बैठकर उकसाने वाला व्यक्ति उस अपराध का दोषी होगा, भले ही वह अपराध
किया गया हो या नहीं किया गया हो। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं और दोनों भारत में रहते हैं, भारत के निवासी हैं। राम जो है वो श्याम को जाकर उकसाता है या कहता है कि एक व्यक्ति है राजेश जो जापान में रहता है, उसकी हत्या कर दो। और श्याम राम के बहकावे में आकर जापान में रह रहे राजेश की हत्या कर देता है। तो ऐसे में हत्या के लिए उकसाने वाला राम भी उसी अपराध का दोषी होगा जो श्याम ने किया था। श्याम ने हत्या की है तो श्याम और राम दोनों ही हत्या के दंड से दंडनीय होंगे। सेक्शन 48 भारत में अपराधों का भारत से बाहर दुष्प्रेरण, जिससे बीएनएस में नया जोड़ा गया है। इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे, हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह धारा भारतीय न्याय संहिता 2023 में नई जोड़ी गई है, जो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश में रहकर, मतलब वह व्यक्ति विदेश में रह रहा है, भारत में किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है और वह व्यक्ति जो भारत में रह रहा है उस विदेशी व्यक्ति के उकसावे में आकर भारत में कोई अपराध कर देता है, तो वह व्यक्ति उसी अपराध का दोषी होगा जिसका उसने भारत में दुष्प्रेरण किया है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, दोनों विदेश के रहने वाले हैं। राम ने श्याम को कहा कि राजेश जो भारत में रहता है जाकर उसकी हत्या कर दो। तो श्याम ने राम के बहकावे में आकर भारत में रह रहे राजेश की हत्या कर दी। ऐसे में हत्या के लिए उकसाने वाला राम भी हत्या के अपराध का दोषी होगा। सेक्शन 49 दुष्प्रेरण का दंड, जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त बंध नहीं है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 109 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे है, आप पढ़ लीजिएगा। हम सीधे एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यह धारा कहती है कि जो कोई भी व्यक्ति अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति को उकसाता है तो उकसाने वाले व्यक्ति के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने स्वयं वह अपराध किया है और उसे उसी दंड से दंडित किया जाएगा जिससे अपराधी को किया जाएगा, पर शर्त है कि संहिता में कहीं पर भी और उकसाने के लिए कोई विशिष्ट दंड का उल्लेख ना किया गया हो। यहाँ एक स्पष्टीकरण दिया गया है जिसमें बताया गया है कि उकसावा तब होता है जब कोई अपराध उकसाने, साजिश रचने या उकसाने वाले द्वारा प्रदान की गई सहायता के कारण किया जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते, ए नाम का एक व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को गवाही देने के लिए उकसाता है और बी व्यक्ति जो रहता है वह ए के उकसाने में झूठी गवाही देने के लिए रेडी हो जाता है। तो ए ने यहाँ पे अपराध को बढ़ावा देने का कार्य किया है, तो वह अपराध को बढ़ावा देने का दोषी माना जाएगा और उसे बी के समान ही दंडित किया जाएगा। सेक्शन 50 दुष्प्रेरण का दंड, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 110 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे, हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा बताती है कि यदि जिस व्यक्ति को उकसाया गया है वह व्यक्ति उकसाने वाले व्यक्ति से अलग इरादे या ज्ञान के साथ कार्य करता है तो भी उकसाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, जैसे कि वह कार्य उकसाने वाले व्यक्ति के इरादे या ज्ञान के साथ किया गया हो। सेक्शन 51 दुष्प्रेरक का दायित्व, जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 111 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे, हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा बताती है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए उकसाया जाता है और उस व्यक्ति के द्वारा उकसावे में आकर वह कार्य न करके जिसके लिए उसे उकसाया गया है कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तो भी उकसाने वाला उस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, पर शर्त है कि वह उकसावे के परिणाम के कारण ही किया गया हो और उसके प्रभाव में ही किया गया हो। इसे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि ए बी को जेड के घर को जलाने के लिए उकसाता है और बी घर जलाने से पहले चोरी भी करता है, तो यहाँ ए चोरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा क्योंकि यह एक अलग कार्य है
और जलने का संभावित परिणाम नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 2 बोलता है ए बी और सी को जेड का घर लूटने के लिए उकसाता है और साथ ही उन्हें हथियार भी मुहैया कराता है और डकैती के दौरान वे जेड की हत्या कर देते हैं। तो यहाँ ए हत्या के लिए उत्तरदायी है क्योंकि वह उकसाने का संभावित परिणाम था। सेक्शन 52 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 102 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा कहती है कि दुष्प्रेरक यदि किसी को किसी अपराध के लिए उकसाने से पहले यह जानता है कि इस अपराध को अंजाम देने के साथ कई और अपराध हो सकते हैं और जब बहकावे में आए व्यक्ति जब एक अपराध को अंजाम देने जाता है तो उस अपराध के साथ कई और अपराध भी हो जाते हैं, तो दुष्प्रेरक को ऐसी स्थिति में उन सभी अपराधों के लिए सजा मिलेगी। यानी एक वो अपराध जिसके लिए उसने किसी को बहकाया था, दूसरा वो जो अपराध को अंजाम देते वक्त अन्य अपराध हुए हैं। यहाँ बहकाने में आए और बहकाने वाले दोनों को ही सभी अपराधों के लिए समान सजा मिलेगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को उकसाता है कि वो जाके एक पुलिस वाले को उसके काम से रोकने के लिए रोके। बी बहकावे में आकर पुलिस वाले को उसका काम करने से रोकता है। पुलिस वाले को रोकने के दौरान बी उन पर हमला भी कर देता है, जिससे पुलिस वाला घायल हो जाता है। यहाँ बी ने दो अपराधों को अंजाम दिया। पहला कि उसने पुलिस वाले को रोककर कानूनी काम में बाधा डाला, जो एक अपराध है, और दूसरा कि जब वो पुलिस वाले को रोकने गया तो उसने पुलिस वाले के साथ हाथापाई की, जिसमें पुलिस वाला घायल हो गया, तो पुलिस पर हमला करने का अपराध भी बनता है। ऐसी स्थिति में बी दोनों ही अपराध के लिए दोषी होगा। वहीं ए को पहले से ही पता था कि बी अगर पुलिस वाले को रोकने जाएगा तो हाथापाई भी होगी, इसलिए ए भी उस दौरान हुए सभी अपराधों के लिए दोषी होगा। सेक्शन 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशय से भिन्न हो, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 113 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर डेफिनेशन नीचे हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा कहती है कि उकसाए गए कार्य से जो अपराध हुआ है, अगर उससे भिन्न कोई अपराध हो जाए तो उकसाए गए व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी के बारे में बात करती है। पश्चात अगर उकसाने वाले व्यक्ति को पता है कि वो जिस अपराध के लिए किसी को उकसा रहा है उस अपराध के साथ साथ कोई और भी अपराध हो सकता है, तो ऐसे में उकसाने वाला व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषी माना जाएगा जिस अपराध के होने के बारे में उसे पता था और वह अपराध हो गया। यानी कि जो अपराध होगा उसी अपराध के लिए उकसाने वाले को सजा मिलेगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए नाम का एक व्यक्ति है, वो बी को जेड को गंभीर चोट पहुंचाने के लिए उकसाता है। बी जो है वो उकसावे की वजह से जेड की बहुत ज्यादा पिटाई कर देता है, जिसके कारण जेड की जान चली जाती है। यहाँ अगर ए को पहले से पता था कि पिटाई से जेड की जान जा सकती थी, तो ऐसे में ए को हत्या के लिए दोषी माना जाएगा और हत्या की सजा भी मिलेगी। सेक्शन 53 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 114 के अंतर्गत पढ़ते थे कि बेयर एक डेफिनेशन नीचे हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा कहती है कि अगर किसी व्यक्ति के उकसाने पर कोई अपराध होता है, भले ही उकसाने वाला अपराध होते समय वहां मौजूद नहीं था, फिर भी उकसाने वाले को सजा मिलेगी। साथ ही साथ अगर उकसाने वाला अपराध वाली जगह पर मौजूद हो और वहां खड़े होकर उकसाता है अपराध के लिए और उकसाने वाले के खिलाफ सबूत मिल जाए तो उकसाने वाला व्यक्ति सजा का पात्र होगा।
सेक्शन 55 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 115 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को ऐसे अपराध के लिए उकसाता है जिससे किसी की जान जा सकती है या फांसी या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है तो हो सकती है, लेकिन यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। और यदि उकसाने के परिणाम स्वरूप कार्य कर दिया जाता है तो दुष्प्रेरक दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 14 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। अगर ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को जेड व्यक्ति की हत्या करने के लिए उकसाया, लेकिन बी व्यक्ति हत्या नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जब हत्या जैसे गंभीर अपराध के लिए उकसाए जाने पर भी अपराध भले ही नहीं किया गया हो, ए व्यक्ति को अपराधी मानते हुए उसे 7 साल की जेल के साथ जुर्माने की सजा होगी। वहीं अगर बी व्यक्ति हत्या कर देता है तो उकसाने वाले ए व्यक्ति को 14 साल की जेल या कोर्ट चाहे तो मौत की सजा भी दे सकती है। साथ ही अदालत जुर्माना भी लगा सकती है। सेक्शन 56 कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण, यदि अपराध ना किया जाए, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 116 के अंतर्गत पढ़ते थे के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। कोई व्यक्ति किसी को ऐसे अपराध के लिए उकसाता है जिससे किसी को कारावास से दंडनीय अपराध हो सकता है, लेकिन यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप ना किया जाए और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता में नहीं दिया गया हो, तो व्यक्ति को जिस भी अपराध के लिए उकसाया गया है उस अपराध को देखा जाएगा और उस अपराध में जितनी भी अधिकतम सजा निर्धारित की गई है उसकी 1/4 सजा उकसाने वाले को दी जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। लेकिन जब उकसाने वाला व्यक्ति कोई लोक सेवक हो या कोई पुलिस ऑफिसर हो या कोई नेता हो, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट हो, तो उससे उस अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम सजा की आधी सजा या जुर्माना लगाया जाएगा। इन्हें आधी सजा इसलिए दी जाती है क्योंकि इनके ऊपर अपराध को रोकने की जिम्मेदारी होती है। सेक्शन 57 लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण, जिसे हम आईपीसी के सेक्शन 117 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा कहती है कि कोई भी सामान्य जनता द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी संख्या या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने को उकसाएगा तो उसे किसी भी एक अवधि के लिए कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकती है, और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि एक व्यक्ति है, वो एक कस्बे में पर्चे बांटता है जिसमें 10 से अधिक लोगों के समूह को दूसरे समुदाय के खिलाफ हिंसा करने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर इकट्ठा होने के लिए उकसाया जाता है। तो वह व्यक्ति द्वारा किया गया यह कृत्य धारा 57 के तहत उकसावे के रूप में माना जाएगा और उस व्यक्ति को 7 साल तक की कैद और संभावित जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस धारा के अंतर्गत जो चेंज किया गया है वह यह है, आईपीसी जहां 3 साल तक की सजा का प्रावधान करती थी, वहीं बीएनएस भारतीय न्याय संहिता ने इसे बढ़ाकर 7 साल कर दिया है। सेक्शन 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 118 के अंतर्गत पढ़ते थे। ये डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध को करने में मदद करता है जिसकी सजा मृत्यु दंड या जीवन कारावास है, या ऐसे अपराध को छुपाने का स्वेच्छा प्रयास करता है,
तो मदद करने वाले को 7 साल तक की जेल या जुर्माने से दंडित किया जाएगा और यदि मदद करने के बाद भी वह अपराध नहीं होता है तो मदद करने वाले को 3 साल की जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए यह जानते हुए कि डकैती बी के घर में होने वाली है, फिर भी ए जो है वो मजिस्ट्रेट को गुमराह करते हुए बताता है कि डकैती सी के घर में होने वाली है। सी का घर जो है वो बी के घर के पूरी तरह से उल्टी दिशा में है, साथ ही बहुत दूर भी है। यहाँ अगर बी के घर में डकैती हो जाती है तो ए धारा के अनुसार 7 साल की जेल और जुर्माने का हकदार होगा। वहीं अगर डकैती नहीं होती है तो ए 3 साल की जेल और जुर्माने का हकदार होगा। सेक्शन 59 अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छिपाया जाना जिसका निवारण करना उसका कर्तव्य है, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 119 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा कहती है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जिनकी जिम्मेदारी है अपराध को होने से रोकना, अगर वो किसी तरह के अपराध को होने में मदद करते हैं या फिर जिस अपराध को उजागर कर उन्हें अपराधी को सजा दिलवानी चाहिए उस अपराध को किसी फायदे के लिए छुपाते हैं, तो ऐसे में पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक भी सजा के पात्र होंगे। यहाँ पे 3 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली बताई गई कि यदि अपराध कर दिया जाता है, तो इस धारा के अनुसार अगर कोई अपराध होने वाला है या अपराध हुआ है और जिसके चलते उस अपराध करने के दोषी के लिए मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा होती है, तो ऐसे में अपराध की जानकारी होने के बावजूद छुपाने पर या उस अपराध में शामिल होने पर लोक सेवक को अपराधी को मिलने वाली सजा के आधी सजा मिलेगी, साथ ही साथ जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। सेकंड कंडीशन बात करती है कि यदि अपराध मृत्यु आदि से दंडनीय है, तो जिन अपराधों में सजा मृत्यु या जीवन कारावास है तो इसके लिए 10 साल या इससे ज्यादा की सजा मिल सकती है, साथ ही कोर्ट चाहे तो जुर्माना भी लगा सकती है। थर्ड कंडीशन बात करती है कि यदि अपराध नहीं किया जाए, अगर वो अपराध नहीं होता है जिसके होने के लिए लोक सेवक ने मदद की थी या साजिश की थी, तो ऐसे में उस अपराध के तहत मिलने वाली सजा की 1/4 सजा लोक सेवक को मिलेगी। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ए जो है एक पुलिस अधिकारी है और उसे सूचना मिलती है कि बी नाम का कोई व्यक्ति है जो किसी डकैती के लिए योजना बना रहा है, तो ए सूचना का उपयोग कर बी पर कार्रवाई करने के बजाय उसे क्या करता है, छुपा लेता है, साथ ही बी से डकैती में हिस्सा भी मांगता है। तो ऐसे में जो ए पुलिस अधिकारी है इस अपराध के लिए मिलने वाली सजा का पात्र होगा और उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितनी की डकैती डालने वाले बी को मिलने वाली सजा की 1/4 सजा होगी। सेक्शन 60 कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छिपाना, जिससे हम आईपीसी के सेक्शन 120 के अंतर्गत पढ़ते थे कि डायरेक्ट डेफिनेशन नीचे हम सीधे एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। यह धारा कहते हैं कि यदि कोई उस अपराध का किया जाना जो कारावास से दंडनीय है सफल बनाने के आशय से या संभाव्यता या जानते हुए सफल बनाएगा या ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को छुपाए स्वेच्छापूर्वक छुपाएगा तो वह सजा का पात्र होगा। यहाँ पे 2 कंडीशंस बताई गई हैं। पहली बताई गई कि यदि अपराध होता है तो क्या सजा मिलेगी, तो अपराध के लिए दीर्घतम अवधि की 1/4 अवधि के लिए कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरी कंडीशन बात करती है यदि अपराध नहीं होता है तो दीर्घतम उस अपराध के लिए दीर्घतम अवधि के 8वें भाग के लिए कारावास या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। थैंक यू।